वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिटारे से बजट पेश किया है। बिहार और आंध्र को स्पेशल पैकेज यहां पर जरूर दिया गया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया जा रहा है, आंध्र में 15,000 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है। रोड पर अलग तस्वीर देखने को मिली। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या रिएक्शन आ रहा है बजट पर, सुनिए। डिपार्टमेंट में मर्ज करके उसको ऑर्फन कर दोबारा से रुक करेंगे और आपको दिखाएंगे जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान सामने आता है। लेकिन आपको सुनाया था राहुल गांधी ने क्या कहा है। अंजनी, राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि कॉपी पेस्ट है ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। सिर्फ राहुल ही नहीं कंचन, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि कुर्सी बचाओ बजट है और जिस तरीके से आंध्र और बिहार को विशेष पैकेज दिया गया उनको राहत दी गई। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं, हुआ? अब देखिए दो जो बड़ी पार्टियां हैं इन्हीं के वैशाखी पर ये एनडीए की सरकार चल रही और निर्मला सीतारमण जी की पीछे शुरू हो चुकी है। चलते हैं निर्मला सीतारमण जी, वेलकम मैम। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी। आई ऑल्सो वेलकम फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन, सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स श्री अजय सेठ, सेक्रेटरी दीपम श्री तरुण कांत पांडे जी, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज ये तुहिन कांत पांडे जी, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज डॉक्टर विवेक जोशी, सेक्रेटरी रेवेन्यू श्री संजय मल्होत्रा and Chief Economic Advisor to the Government of India, Dr. V. Ananth Nageshwaran, to this press conference. Friends, I request you to follow this following point of order. It would be good if you each of one ask one question each. That will facilitate others to ask questions. And we will try to take most of the questions in this press conference. मैम, और इसी बीच जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी आपको सुनाएंगे नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले। क्या पूरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि तो एक चीज का तो शुरू हो गया। बात है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश हैं और कह रहे हैं भाई विशेष राज्य दर्जे की उनकी मांग थी, लेकिन आर्थिक पैकेज की भी मांग थी, वो शुरू कर दिया गया और इससे बिहार के विकास में और तरक्की होगी। सुनते हैं। Elaborate more on that a bit later, but employment captures everything to do with this budget, and I would like you to, for a moment, spend a time on it, and deriving from that, everything which has been said in the budget falls in place. But with that said, yes, your question is on the point there is we wanted to simplify the approach to taxation, also for the capital gains. One. Second, if anything, the average taxation actually has come down when we say it is 12.5%, because we worked out for each of the different asset classes, each varied with the indexation. I'll ask secretaries to elaborate on it, but the point that we brought it down from below the average to 12.5, which is the lowest if you can look at the last several years,
encourages investment in the markets. With that said, I'll ask Somanathan or who is going to elaborate, Sanjay, on the specifics. So you had, there were, I think, two or more parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above 10% per annum, and if you take inflation at about 4% per annum, the real rate of return was earlier, let's say, somewhere between 6 and 16% per annum in real estate. If it was 16%, 20% of 16% was being taxed. The effective rate was 16%. It has gone down to 12.5%. If the rate of return was 10% per annum nominal, it has also remained approximately the same at 12.5%. So actually there is either a reduction or no change in respect of the effective rate of tax on property and gold. Now, as regards the equity, yes, it has gone up from 10 to 12.5, but you will also find that unlisted equity has gone down from 20 with indexation to 12.5 without indexation. Basically, we have a very, very simple, easy regime. All listed, all unlisted are at 12.5% long term. And all are at 20%, I mean, equities are at 20% and everything else is at applicable rate. तो वित्त मंत्री की पीसी चल रही थी और वो चीज़ों को समझा रहे हैं, एलिब्रेट कर रहे हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं कि किस तरीके से अब तमाम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। इसको समझते हैं आसान भाषा में। हमारे साथ अर्थशास्त्री एस.एन. चंदक जी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस पूरे बजट को अगर हम आसान भाषा में आपसे समझना चाहें तो कितना उम्मीदों पर खरा उतरा ये? देखिए, मैं ये समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो समय की मांग थी उनको पूरा करने की कोशिश की है। जैसा उन्होंने वुमेन, फार्मर, पुअर, यूथ सबको सामंजस्य बैठाने की कोशिश करी है, तो ऐसा उनके योजनाओं में लग भी रहा है। जैसे अप्रेंटिसशिप स्कीम निकाली है, तो इतने युवाओं को अप्रेंटिस का फायदा मिलेगा और सफलता से उन्होंने कोशिश ये की है कि सरकार पे इसका वजन भी नहीं पड़े और CSR फंड से उसका काम हो जाए। इसी तरह कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रधानमंत्री जी चाहते थे फार्मर की इनकम डबल हो, तो उस क्षेत्र में भी देखिए पोस्ट हार्वेस्ट में काफ़ी कुछ काम योजनाएं घोषित की है। डेयरी डेवलपमेंट में भी राष्ट्रीय गोकुल विकास योजना लाने की कोशिश की गई है। फिशिंग के एरिया में कोशिश की गई है। ICR से भी कहा गया कि भाई 109 नई वैरायटियां आप निकालें जिससे कि फार्मर को नया फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। इसी तरह आप देखेंगे कि अभी इन दिनों में कैंसर का काफ़ी जोर चल रहा है, तो कैंसर का मेन कारण होता है इनटेक ऑफ केमिकल। तो केमिकल इनटेक हमारे यहाँ जाता है सब्जियों से, तो उसके लिए नेचुरल फार्मिंग पे गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया है और ये इसका भी नेचुरल फार्मिंग का पूरा सर्टिफिकेशन होना, ब्रांडिंग होना, ताकि उसका प्रचार प्रसार हो तो कॉमन आदमी कैंसर से थोड़ा बच सके। एस.एन. चंदक जी, नेचुरल फार्मिंग का क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे, इस बजट में ये भी बात सामने आई है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ ऐसे फार्मर्स होंगे जिनको नेचुरल फार्मिंग से लाभ मिलेगा। थोड़ा नेचुरल फार्मिंग पे मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को इंसाइट दें, और ये भी कि 109 हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सामने आएंगे। इससे कितना फायदा होगा किसानों को, आम जनता को भी? देखिए, नेचुरल फार्मिंग से बेसिकली क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा इनटेक ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लैंड में होता गया, उससे फार्मर की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी बट फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया। तो काफ़ी इनोवेशन के बाद में नेचुरल फार्मिंग सिस्टम लाया गया ताकि फार्मर अपने यहाँ के फार्म वेस्ट से, काओ डंग से, काओ यूरिन से, इन सबको यूज करके अपनी क्रॉप बनाए, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड रहे और वो जो प्रोड्यूस बने उस प्रोड्यूस का कम से कम मार्केट में 10 से 15 से 20% एक्स्ट्रा रियलाइजेशन उसका हो, तो उससे उसकी फार्मर की इनकम भी बढ़े और जो खरीदने वाले हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको भी उससे कम किसी तरह की बीमारी का डर नहीं रहे। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है
और गवर्नमेंट इस पे डिटरमिन्ड है